नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने बात की फंडामेंटल राइट के बारे में और आर्मर्ड फोर्सेस के अंदर फंडामेंटल राइट या मार्शल लॉ क्या होता है उसके बारे में। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसके अंदर कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म भी हैं, कुछ ऐसी खामियां भी हैं जिससे कि आलोचकों ने उसके बारे में बोला कि ये फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से लोगों को नहीं दिए गए हैं, इसके अंदर कुछ जो है एम्बिग्यूटी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किस टाइप की एम्बिग्यूटी देखने को हमें लगती है, तो पहली इसमें ये बताया गया कि एक्सेसिव लिमिटेशन उसके अंदर लगाए गए हैं। एक्सेसिव लिमिटेशन किस टाइप से लगाए गए हैं कि उसके अंदर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है आपको जो फंडामेंटल राइट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहे राइट टू एक्सप्रेशन है कि मतलब पीसफुली आप धरना प्रदर्शन वगैरह कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ एक क्लोज दिया गया कि आप अगर कोई सेक्शन 144 लगा है या कोई नेशनल इमरजेंसी लगी है या और कोई ऐसी सिचुएशन है तो उस टाइम पे आप क्या है कि पीसफुली धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पे एक्सेप्शन का क्लोज है। इसी के साथ में अगर आप दूसरा एग्जांपल आप देखें तो ये बोला गया कि राइट टू इक्वलिटी है कि सबको क्या समान रूप से अधिकार मिलेंगे, लेकिन उसी के साथ में एक्सेप्शन ये दिया गया कि रिजर्वेशन सिस्टम भी रहेगा, महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलेगा। तो मतलब सब जो मूलभूत अधिकार जो है हमारे उसके साथ में क्या है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है कि क्लोज हमने लगा रखा है, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है और पूर्ण रूप से जो है उसके अंदर ये नहीं एक्सप्लेन कर रखा है कि फंडामेंटल राइट किसको मिलेंगे किसको क्या नहीं मिलेंगे। कई जगह हमें ऐसे एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं कि स्टेट या हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन इन पे लगा सकता है। अगला इसका अगर हम देखें तो दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि इसके अंदर क्या है कि सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं इंक्लूड किए गए हैं, इसके अंदर पॉलिटिकल राइट ज़्यादा इंक्लूड किए गए हैं। अगर हम देखें तो इसके अंदर जैसे सोशल सिक्योरिटी का या राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट का अधिकार भी होना चाहिए। आप लोग किसी को भी कोई भी अधिकार आप उसको दे दें, लेकिन उसके बाद अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो वो सर्वाइव कैसे करेगा, या राइट टू रेस्ट या उसका जो लीजर्स आवर वगैरह का ये सब के राइट उसके अंदर नहीं दिए गए हैं। अगला इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनके अंदर क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें पब्लिक ऑर्डर, जैसे उसके अंदर बोल रखा है वर्ड पब्लिक ऑर्डर के अंदर ये नहीं बता रखा है पब्लिक ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है, क्या किस गवर्नमेंट से रिलेटेड है, माइनॉरिटीज़ में कौन सी ऐसी जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स या कोई रिलीजन पर्टिकुलर कौन सा उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, या कुछ ऐसे मतलब चीज़ें हैं इसके अंदर, मतलब काफ़ी ऐसी जार्गन टर्म्स यूज की गई हैं जिनको समझने में थोड़ा क्या है कि टाइम लगता है कॉमन सिटीजन्स के लिए। और अगर हम बात करें ये इसकी कॉम्प्लिकेटेड के ऊपर, सर इवोर जेनिंग्स ने बोला है कि ये पैराडाइज ऑफ लॉयर्स है, मतलब कि लॉयर्स ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है, इसको ड्राफ्ट किया है। काफ़ी जो मतलब पढ़े लिखे लोग थे जो इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर इन्वॉल्व थे, उस वजह से इसको क्या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है और आम लोग इसको जो है समझ नहीं सकते। अगला इसके अंदर हम बात करें तो परमानेंसी इसकी नहीं है। फंडामेंटल राइट हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे शुरुआत में, तब 7 फंडामेंटल राइट थे जिसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी का जो 1978 के अंदर उसको एबोलिश कर दिया गया था। तो इसी टाइप से इसके अंदर क्या है कि पार्लियामेंट के पास काफ़ी शक्तियाँ दी गई हैं कि वो इनको कहे जब चाहे थोड़ा बहुत कर्टेल कर सकती है। अगला इसका क्रिटिसाइजर्स ने बोला है कि इनको सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पे, लेकिन फंडामेंटल राइट कुछ आपके ऐसे अधिकार होने चाहिए जो चाहे आपका नॉर्मल टाइम हो, पीस टाइम या आपका इमरजेंसी का टाइम हो, कुछ फंडामेंटल राइट आपके ऐसे होने चाहिए जो हर समय दिए जाने चाहिए। लेकिन हमारे संविधान में राइट टू पर्सनल लिबर्टी को छोड़े कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है कि जो कि सर्वदा हर समय के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसिव रेमेडी। जैसा कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताया गया कि फंडामेंटल राइट का इन केस वोलेशन होता है तो आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी याचिका दायर करके उसको बहाल करवा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी तुरंत और देखेगी कि कहीं उसके फंडामेंटल राइट का वोलेशन ना हो, ऐसा इंश्योर करेगी। बट हमें सबको पता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के लिए क्या काफ़ी फीस लगती है, लॉयर को हायर करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है कि मतलब ये जुडिशियल प्रोसेस जो है ये काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी सारी इसके अंदर एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो इसलिए क्या कि कॉमन आदमी जो होता है, जो नॉर्मल सिटीजन्स होता है, जो थोड़ा पुअर बैकग्राउंड से होता है, वो क्या इन फंडामेंटल राइट को एंजॉय करने के लिए या अगर इनका वोलेशन होता है तो उनको बहाल करवाने के लिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी होती है, उसके पास इतना एक्सपेंस करने की हिम्मत नहीं होती कि वो उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जाके याचिका दायर कर सके।
अगला इसके अंदर बात करें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का, जैसे क्लोज हमारे आर्टिकल 22 के अंदर दिया गया है कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेके अगर हमें ऐसा लगता है तो पुलिस क्या कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकती है। अगर कोई आदमी ऐसे लगता है किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट को वोलेट कर सकता है या किसी की को सोसाइटी में रहने से कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि जो कि ना होनी चाहिए, तो उस केसेस में क्या है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्लोज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो कई बार ऐसे हमें देखने को मिलता है कि आर्बिट्रेरी वे के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो यूज है वो आर्बिट्रेरी वे के अंदर क्या है कि पुलिस किसी आदमी को डिटेन करने के लिए कर सकती है, मतलब मनमाने ढंग से वो क्या है कि इस क्लोज को, इस आर्टिकल को यूज कर सकते। तो वहां पे क्या है कि फंडामेंटल राइट आपके कहीं दिखते ही नहीं, कहीं काम नहीं आते। अगला क्रिटिसाइजर्स ने बोला कि कंसिस्टेंट कोई फिलोसफी नहीं है ऐसे कि कहाँ से फंडामेंटल राइट आए हैं, और उसके बाद में इनके अंदर मतलब जैसा हमने बताया तो कुछ एम्बिग्यूटी बाकी हैं जो क्लियर होनी चाहिए बट नहीं हुई है। और ये क्या है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब कोई याचिका दायर होती है तो उस टाइम पे क्या है कि ये डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ती है वहाँ पे जजेस को कि उसके अंदर क्या डिसीजन लिया जाए, क्या उसके अंदर इस चीज़ को देखा जाए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है इसको वोलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर ये काफ़ी लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, काफ़ी लेंथी फंडामेंटल राइट बनाए, लेकिन फिर भी एम्बिग्यूटी इसके अंदर कहीं ना कहीं रही है, तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया है। तो ये तो हमने बात की थी कि क्रिटिसिज्म्स इसका क्यों हुआ, फंडामेंटल राइट के अंदर क्या क्या कमियां खामियां छूटी हैं जिसकी वजह से इनका क्रिटिसिज्म हुआ है। अगला हम बात करेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि भले ही इनके अंदर कुछ कमियां हैं लेकिन इनका महत्व आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर हम बात दें कि इनका महत्व इग्नोर किस लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बेडरॉक है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आपको क्या है कि वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं उनको कुछ मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने करवाए हैं, और जिसके माध्यम से जो है वो अपनी याचिका सरकार के अंदर दायर कर सकता है, खुले रूप से कहीं भी आ जा सकता है, पूरे देश के अंदर कहीं कुछ व्यापार कर सकता है, किसी भी धर्म को वो अपना सकता है। इस टाइप के मतलब डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर जो कुछ राइट होने चाहिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। अगला हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर ऐसा बोला कि रूल ऑफ लॉ रहेगा, कि मतलब नो वन विल बी अबव द लॉ, सब जो है एक ही, सबके लिए कानून होगा वो एक ही होगा, ऐसा फंडामेंटल राइट के अंदर बोला गया है। और कानून जो है सबसे सर्वोपरि होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, चाहे वो किसी भी रेस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट, रेस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजिशन। अगला अगर हम बात करें तो इसने कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया है माइनॉरिटी और वीकर सेक्शंस के इंटरेस्ट को, क्योंकि इसके द्वारा ही कुछ ऐसे एक्सेप्शन फंडामेंटल राइट में जोड़े गए हैं जिसके माध्यम से रिजर्वेशन दिया गया है कि ताकि उन वीकर सेक्शन या माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन भी जो है सरकार के अंदर कहीं ना कहीं बढ़ सके, चाहे वो नौकरियों को लेकर के हो गए, चाहे वो किसी विद्यालय में प्रवेश को लेकर के हो गए, चाहे वो किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन को लेकर हो, किसी भी चीज़ के अंदर अगर मान लो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा तो उनसे रिलेटेड जो है ये क्लोज इसमें फंडामेंटल राइट के अंदर दिया गया है। अगला सबसे मेन चीज़ अगर हम इसका देखें तो सेक्युलर, क्योंकि धर्म के नाम पे बहुत दंगे होते हैं, बहुत विद्रोह होता है धर्म के नाम पर। अगर आप जैसे कोई इस्लामिक कंट्री फॉर एग्जांपल हमारी नेबरिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान है, तो वहाँ पे आप देखोगे धर्म के नाम पे मतलब काफ़ी क्या है कि उद्यम मचाया रहता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है कि इसको सेक्युलर बनाया है। फंडामेंटल राइट के अंदर बोला कि भारत का जो राइट टू रिलीजन है उसके अंदर किसी भी रिलीजन को आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये भारत की खूबसूरती है कि आप मतलब, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वो सभी धर्मों को इक्वली सपोर्ट करता है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को भारत का धर्म वो नहीं मानता है। अगला हम अगर हम बात करें तो सोशल इक्वलिटी की स्टोन्स को कहीं ना कहीं फाउंडेशन स्टोन को बिल्डअप करता है और सोशल जस्टिस को भी इंश्योर करता है। इससे अगला इसका सिग्निफिकेंस ये कि क्या है, ये इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट और डिग्निटी को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है कि उसकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी किसी की कम नहीं होनी चाहिए, उसको कुछ ऐसे राइट्स प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए जिससे कि वो सम्मानपूर्वक जी सके। अगला अगर हम इसके अंदर देखें तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल भी इसके द्वारा बढ़ता है, क्योंकि लोग ही मोटिवेट होते हैं कि उनको कुछ अधिकार मिले हैं। उसके अलावा उनका क्या है कि मतलब ऐसे सभी के लिए एक जैसे कानून होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि लोगों के पास मतलब एक ऐसा मोटिवेशन रहता है कि वो भी कभी ना कभी सरकार के अंदर शामिल हो सकते हैं, मतलब वो कहीं दबे हुए कुचले हुए नहीं रहेंगे।